अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, तो हमने चैप्टर ऑफ लर्निंग स्टार्ट किया है और सामने आपको स्क्रीन पे चैप्टर ओवरव्यू भी नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर ऑफ लर्निंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, चैप्टर ऑफ लर्निंग में क्या क्या है या चैप्टर ऑफ लर्निंग में हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दूं तो हमने इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर कर भी लिए हैं। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने सीखे, जिस तरह के लेसन 1 है, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के बारे में सीखा था। एक शॉर्ट केस स्टडी हमने डिस्कस की, स्टडी की। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डेफिनेशन ऑफ लर्निंग शेयर की। हमने उस डेफिनेशन लर्निंग को भी काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी उसको सीखा समझा। उसके अंदर हर एक एक टर्म जो यूज़ हुआ है हमने उसके बारे में भी सीखा कि डेफिनेशन लर्निंग की डेफिनेशन में ये टर्म्स जो हैं अगर यूज़ हुए हैं या ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो क्यों यूज़ हुए हैं। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा लेसन 2 जो था, लेसन 2 है बल्कि टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। और अगेन लेसन 2 जो था वो काफ़ी लेंथी था क्योंकि टाइप्स ऑफ लर्निंग में हमारे पास कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग भी आता है और ओपरेंट कंडीशनिंग भी आता है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन रही थी, इसलिए मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे लेसन 2 पार्ट 1 और लेसन 2 पार्ट 2 इस तरह। फिर पार्ट 1 जो है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है। अगेन क्लासिकल कंडीशनिंग काफ़ी एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ पैवलोव और उनके डॉग्स को नहीं डिस्कस करते, बल्कि बाकी भी इस तरह के काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अगेन क्लासिकल कंडीशनिंग को भी फिर मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, आपके लिए टॉपिक जो है उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पास पार्ट 1A था और पार्ट 1A में हमने सीखा इवान पावलोव के बारे में, किस तरह उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कवर किया, उन्होंने क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका जो है उन्होंने अपने डॉग के साथ कौन से वाले एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग उन्होंने डिस्कवर की। और क्लासिकल कंडीशनिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी। पार्ट 1A में हमने ये भी सीखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग के कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो भी है वो, हर किस्म के एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो अगेन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको पिछले तमाम जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाया करेंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो की या हमारे जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप विज़िट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट में या चैप्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट आपको या प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स जो है वो आपको मिल जाया करेंगी। क्योंकि आपकी आसानी के लिए मैंने वीडियोस को अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स और लेसन्स जो है मैंने उसको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में उनको कंपाइल किया हुआ है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वाच ऑनलाइन वाले साइट पे सारे लिंक्स जो हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मिल जाया करेंगे। तो जो भी लेक्चर आपको चाहिए होते हैं, ये तमाम ज़राए मैंने आपको बताएं, आप इन इन ज़राए पे विज़िट करके आप पिछले लेक्चर्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इशू हुआ है, कोई दिक्कत हो रही है, आपको नहीं मिल रहा कोई लेक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। अच्छा, पार्ट 1A फिर पार्ट 1B में हमने स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सीखा। फिर पार्ट 1C था जिसमें हमने एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में सीखा। पार्ट 1D जो था दैट वाज अबाउट हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। और पार्ट 1E जो है वो हम अब इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास होगा लेसन 2 पार्ट 1E, जिसमें हम दो टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। एक है कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स और दूसरा फिर इसी में दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है वाइकेरियस कंडीशनिंग। इसको वाइकेरियस कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसको वाइकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। अगेन ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा जो आगे थेरेपीज़ हम सीख रहे होते हैं साइकोलॉजी में, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी है या क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जब हम उसमें किसी भी डिज़ीज़ या किसी भी चीज़ की जब हम थेरेपी पे जाते हैं तो उसमें हम वाइकेरियस कंडीशनिंग या वाइकेरियस लर्निंग को भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग या लर्निंग का चैप्टर जो है वो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में भी सीखेंगे और वाइकेरियस कंडीशनिंग या वाइकेरियस लर्निंग के बारे में भी सीखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं।
पेवलोव का कॉन्सेप्ट लेते हुए साइंसदानों ने ना सिर्फ एनिमल बिहेवियर को बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को भी एक्सप्लेन किया। और अर्ली स्टडी से हमें ये मालूम हुआ कि इवन इमोशनल रिस्पॉन्स को भी कंडीशनड किया जा सकता है। अब क्या है ये इमोशनल कंडीशनड रिस्पॉन्स? ये टर्म समझने के लिए हम सबसे पहले वैटसन और लिटिल एल्बर्ट से स्टार्ट लेंगे। ये बात तो सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है और सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जॉन बी वैटसन बिहेवियरिज्म के फाउंडर हैं। उनका मानना था कि सब बिहेवियर को, यानी कि तमाम बिहेवियर को हम लर्निंग के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ तक कि फोबियाज भी। उनका लिटिल एल्बर्ट और वाइट रेट वाला क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो लर्निंग फोबियाज की डिमॉन्स्ट्रेशन थी। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग की भी एक अच्छी एग्जांपल या अच्छी एग्जांपल समझी जाती है और अच्छी एग्जांपल भी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो वैटसन ने बेबी के सामने एक वाइट रेट को प्रेजेंट किया और उसकी प्रेजेंटेशन को एक लाउड स्केरी नॉइज़ के साथ पेयर किया। यानी कि जब भी वो बेबी रैट को देखता था, तो या जब भी उस बेबी के सामने रैट रख दिया जाता था, तो उसी वक्त वो जो उनकी नर्स थी वैटसन की, उनके साथ जो उनके असिस्टेंट थी, तो वो एक लाउड स्केरी नॉइज़ भी बजाती थी। तो जब भी बेबी के सामने वाइट रैट आता था, तो लाउड स्केरी नॉइज़ भी साथ में बजाया जाता था। तो बेबी जो है वो रैट से नहीं डरता था, बल्कि लाउड स्केरी नॉइज़ से डरता था और रोने लग जाता था। और इसी तरह वो बेबी जब भी रैट को देखता तो रोने लग जाता, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई थी कि यही रैट की कंडीशनिंग लाउड स्केरी नॉइज़ के साथ हो गई थी। तो बेबी जब भी रैट को देखता था तो रोने लग जाता था। तो इसी सिनेरियो को अगर हम कंडीशनिंग टर्म्स में बयान करें, या इसी सिनेरियो को अगर कंडीशनिंग टर्म्स में बयान किया जाए, तो जो लाउड नॉइज़ था वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, और फियर ऑफ नॉइज़ जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स, वाइट रेट कंडीशन स्टिमुलस, और फियर ऑफ रैट हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स। अब लिटिल एल्बर्ट की कंडीशनिंग ऐसे हो चुकी थी कि वो वाइट रेट से डरने तो लगा था, उसके साथ साथ उसे हर वाइट और फजी चीज़ से डर लगने लगा। यहाँ तक कि जॉन बी वैटसन की वाइट फजी मास्क से भी खौफजदा हो जाता था। अगर आपने ऐसा कोई इमोशन एक्सपीरियंस किया है जिसे क्लासिकल कंडीशनड या इमोशनल रिस्पॉन्स कहा जा सकता है, या इस टर्म में उनको डाल सकते हैं, या इस एग्जांपल में उसको इंक्लूड किया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, तो फोबियाज़ की लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स में भी एक अच्छी एग्जांपल कंसिडर की जाती है, या इसमें भी उसे एक अच्छी एग्जांपल आप कह सकते हैं, क्योंकि फोबियाज़ का हमारा लिंक जो है वो हमारे इमोशंस के साथ होता है। कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स, इसको शॉर्टकट में CER भी आप कह सकते हैं। तो कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है ऐसा लर्निंग या ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स जो कंडीशन या जो क्लासिकली कंडीशनड हो चुका हो, किस वजह से हो चुका हो, लर्नड स्टिमुलाई के अकर होने के लिए कोई इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा जो कंडीशन हो चुका होता है, क्लासिकली कंडीशन हो चुका होता है किसी भी लर्न स्टिमुलाई के अकर होने के लिए, उसको हम कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि फियर ऑफ डॉग हो गया, या किसी अट्रैक्टिव शख्स को देखने के बाद जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस अकर होते हैं, ये आप इनकी एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। तो कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग के एकम्प्लिश होने की ईज़ीएस्ट फॉर्म है और हमारी ज़िंदगी से भरी पड़ी है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे का डेंटिस्ट के चेयर से डरना, पपीज़ फियर ऑफ रोल्ड अप न्यूज़पेपर, या फियर ऑफ डॉग, और वो भी ऐसे शख्स का फियर जिस पर माजी में डॉग्स ने अटैक किया हो। अब ऐसा शख्स जो है वो जब भी किसी डॉग को देखेगा तो उसके इमोशंस जो अराइज होंगे वो फियर वाले होंगे, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, और वो भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज वाली।
इसके अलावा दूसरे इमोशंस भी कंडीशंड होते हैं। ये तो मैंने फ्यू एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए थे। आप भी अपनी तरफ से कोई ऐसे एग्जांपल्स बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि कैसे हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज कंडीशंड होते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक दूसरी मिसाल आपको मैं दे देती हूँ, टीवी एड्स की। टीवी पे जो वक्फे चलते हैं, टीवी पर जो कमर्शियल्स चलते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो अगली बार आप जब भी टीवी पर वक्फा देखें तो ज़रा गौर करना कि एडवर्टाइजर्स ने कैसे ऑब्जेक्ट्स या लोगों का इस्तेमाल किया होता है, जो व्यूवर्स को या व्यूवर्स में कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है, जिसकी वजह से वही इमोशंस उस प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ जाते हैं। और जब उन प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं किसी बाज़ार में, किसी शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो हमारे वही इमोशंस या वही इमोशनल रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं जो एड्स की वजह से जो हमारे जनरेट हुए थे। मसलन अट्रैक्टिव मॉडल्स जो किसी भी प्रोडक्ट के साथ दिखाए जाते हैं एड्स में, क्यूट बेबीज़ दिखाए जाते हैं। अक्सर ये डायपर का जो वक्फा होता है उसके साथ प्यारे प्यारे क्यूट बेबीज़ दिखाए जाते हैं, एडोरेबल पपीज़ वगैरह। ये जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए वो उनको उन प्रोडक्ट्स के साथ लिंक करवा देते हैं। तो अगली बार आप जब भी वो प्रोडक्ट देते हैं तो आपको एकदम से आपकी इमोशंस जो हैं वो राइज़ हो जाते हैं। अक्सर आप कुछ मसालों के वफ़े देखें, मसालों के एड्स देखें, तो उसमें अक्सर वो फैमिली गैदरिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। खुशियाँ चख लो और इस तरह टाइप के जो डायलॉग साथ में उन्होंने बनाए होते हैं, वो बेसिकली आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ को जनरेट कर रहे होते हैं। ताकि आप जब भी अगली बार कहीं शॉपिंग करने जाएँ या किसी दूसरे मुल्क में हो आप, और आप वही प्रोडक्ट देखें, वही मसाला देखें, तो आपको एकदम से वो फैमिली वाली फीलिंग्स आ जाती है। आपके वही इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली को मिस करना शुरू कर देते हैं, और आप, क्योंकि आपकी इमोशंस जो हैं वो एडवर्टाइज़र्स वालों ने उन मसाले के साथ उसको लिंक कर दिया। तो आप क्या करते हैं कि आप वही मसाला, वही स्पाइस जो है उसको आप ख़रीदते हैं, क्योंकि आपकी इमोशंस जो है उसके साथ लिंक्ड हो चुके होते हैं। इस तरह जो है आप डायपर्स का वक़्फ़ा देखिए, उसके साथ हमेशा क्यूट बेबीज़ को लिंक किया जाता है। तो अगली बार जब भी कभी पेरेंट्स जाके जब कोई डायपर ख़रीदते हैं तो उनकी एक लव वाली फीलिंग आती है, उनको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट देख के, क्योंकि उन्होंने इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ इस तरह की जनरेट करवा दी होती हैं टीवी एडवर्टाइज़र्स वालों ने। कुछ टीवी मैसेजेस या कुछ टीवी मैसेज फ़ियर रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह पब्लिक सर्विस ऑन कैल्शियम अवेयरनेस, पब्लिक सर्विस ऑन हेल्थ अवेयरनेस, जिस तरह भी इस तरह की एड्स होते हैं, मैसेजेस होती हैं, तो ज़्यादातर आप देखें तो उसमें फ़ियर रिस्पॉन्स को एलिसिट किया जाता है। ना सिर्फ टीवी मैसेजेस में, बट इसके अलावा आप अक्सर देखें टूथपेस्ट की जो कंपनीज होती हैं या टूथपेस्ट की जो एडवर्टाइजेज हो या एड्स होते हैं, उसमें भी आप देखें कि किस तरह वो आप में एक फेयर रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं। कि सबसे पहले वो दांतों में खून निकलना दिखाते हैं या दांतों में कैविटी होना दिखाते हैं, और फिर वो आपको ये दिखाते हैं कि अगर आपने जो है दांत ब्रश नहीं किए तो इस तरह आपका जो दांत है वो निकल सकता है या कैविटी हो सकती है। तो अगर आप ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो दांत हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो आपके अंदर एक फ़ियर रिस्पॉन्स पहले इलिसिट हो जाता है, यानी कि आपके अंदर इमोशनल वाले रिस्पॉन्सेस वो जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप वो टूथपेस्ट देखते हैं तो आपके अंदर वही फ़ियर वाले इमोशंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, वो टूथपेस्ट खरीद लेते हैं उसी कंपनी का। तो किस तरह उन्होंने आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंडीशनड कर दी है, जिसको हम कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम टीवी मैसेजेस को देख लें जो फ़ियर रिस्पॉन्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, तो 90 या 1980s में एक ड्रग से मुतालिक एक मैसेज जो है वो टीवी पर शेयर किया गया था, जिसमें एक औरत एग्स को लेके कहती है कि ये तुम्हारा दिमाग है, दिस इज़ योर ब्रेन। और फिर उसको एक ग्रीस फील्ड स्मोकिंग हॉट स्किलेट पे एग्स को फेंकती है और कहती है कि दिस इज़ योर ब्रेन ऑन ड्रग्स, एनी क्वेश्चन। ये देखिए वो जो ग्रीस फील्ड स्मोकिंग हॉट स्किलेट है उसको उसने एसोशिएट किया एक ड्रग के साथ।
और जो एग है उसको एक ब्रेन के साथ। तो जो एग उस हार्ट स्केलेट पे गिरती है तो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और वो एक डिस्गस्ट टाइप की फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि जब वो क्रैक होता है तो एक गंदगी बनती है, उसकी वजह से डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है। तो उसमें किस तरह की आपकी एसोसिएशन हो गई कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो लोग ड्रग्स को देखते हैं या ड्रग्स के बारे में सोचते हैं तो उनको एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है। उनके जहन में वही टीवी ऐड चलता, वही टीवी मैसेज चलता है, और उनको जो है वो ड्रग्स से नफ़रत हो जाती है। तो इसी तरह जो है वो फ़ियर रिस्पॉन्स या डिस्गस्ट वाली फीलिंग्स जो हैं वो कंडीशन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स के थ्रू जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी करवा देते हैं। इसी तरह एक दूसरा टर्म है जिसे वाइकेरियस कंडीशनिंग कहते हैं। वाइकेरियस लर्निंग भी इसको कहते हैं और वाइकेरियस कंडीशनिंग भी कहते हैं। या बहुत शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी दूँ या डेफिनेशन दूँ तो यानी कि बाय सिंपल वॉचिंग समवन एल्स रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इन प्रोसेस कॉल्ड वाइकेरियस कंडीशनिंग। सिंपली दूसरों को देखने से आप एक चीज़ जो सीख लेते हैं उसको हम वाइकेरियस कंडीशनिंग कहते हैं। इसकी मैं आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर कर लेती हूँ कि वाइकेरियस कंडीशनिंग क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और इमोशंस बाय वॉचिंग द रिएक्शन ऑफ अनदर पर्सन। आप दूसरे बंदे का रिएक्शन देख के आप वो चीज़ सीख लेते हैं। आप इमोशंस आपके जुड़ जाते हैं उसके साथ, आप कंडीशन्ड हो जाते हैं। टीवी एड्स जो मैंने आपको बताए थे वो भी आप इसके एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप देख लेते हैं दूसरों को वो काम करते वक्त, आप देखते हैं कि ये इस बंदे ने काम किया, इसका इसको अच्छा रिजल्ट मिला तो आप वही काम करेंगे। आप देख लेते हैं कि इस बंदे ने काम बुरा किया, इसका इसको बुरा रिजल्ट मिला, तो आप जो है वो काम फिर नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आपकी क्लास में एक बंदा जो है वो लेट आ गया, लेट आया, पेपर हो रहा है और वो जो है वो 10 मिनट्स लेट आया, 5 मिनट्स लेट आया। एग्जामिनर ने उसको हॉल के अंदर इंटर होने ही नहीं दिया, बाहर निकाल दिया उसको। जब वो बाहर निकाल दिया तो उसका पेपर जो है वो मिस हो गया। तो आपने सीखा कि देखें, ये हॉल में जब कोई लेट आता है उसको इंटर नहीं होने देते, तो नेक्स्ट टाइम जब पेपर होगा तो आप कभी भी लेट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाइकेरियस लर्निंग हो गई है। इसी तरह अगर आप अक्सर देखें, एक स्कूल में एक नर्स गई थी वैक्सीनेशन के लिए, बच्चों को वैक्सीन करवा रही थी। अब वो नर्स क्या करी थी कि उन्होंने सारे बच्चों को एक सीधी लाइन उनकी लगवाई थी और एक-एक बच्चे को वो इंजेक्शन लगाती थी और वैक्सीन के। और जब भी उनको इंजेक्शन लगाती थी तो बच्चा जो है उसको थोड़ा-सा दर्द होता था, तो उसकी वज़ह से वो बच्चा रोने लग जाता था। इसी तरह फिर वो दूसरे बच्चे को जब इंजेक्शन लगाती थी, उसको दर्द होता था, तो वो रोने लग जाता था। तो बाकी जो पिछले जितने भी बच्चे थे उन्होंने ये सारा सीन देखा, उन्होंने नोट किया कि इनको इंजेक्शन लगता है, इससे कहीं दर्द होता है तो ये लोग रोने लग जाते हैं। तो उन बच्चों की वाइकेरियस कंडीशनिंग हो गई। अब जिस तरह नर्स जो है वो दूसरे बच्चों के करीब गई तो अभी उन्होंने उनको इंजेक्शन लगाया नहीं था, अभी उन्होंने नीडल टच तक नहीं था करवाया, लेकिन सारे बच्चे रोने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी वाइकेरियस कंडीशनिंग हो गई थी। उन्होंने देख के ही सीख लिया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया नहीं था, उन्होंने देख के ही सीख लिया कि ये वाला काम जो है जब होता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। तो उनकी वाइकेरियस कंडीशनिंग हो गई। यानी कि आप दूसरों को देख के जो एक चीज़ सीखते हैं, या वो काम रिपीट करें या ना करें, तो उसको हम वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, आपके लिए कंफ्यूजिंग था, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल की लिंक्स को हमारी वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।